नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन AKS क्लासेस में। भारतीय भूगोल की इस श्रृंखला में जो आज का टॉपिक है, विषय है, वो देशांतर रेखाओं से संबंधित है। मित्रों, आज आप अक्षांश रेखाओं के संपूर्णतया से समापन के उपरांत आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। जो ग्लोब पर देशांतर रेखा या कहें लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, खींची गई हैं, उन पर आज चर्चा करते हैं। आपने अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं, दूसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपने जाना और बहुत बेसिक से जाना है, कुछ भी नहीं छूटा वहां पे। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं पूर्व में उल्लेखित कर चुका हूं कि जितने भी ग्लोब पर लाइंस हैं सब काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है, कोई भी वास्तविक रेखाएं नहीं है। कोई इन्हें ग्लोब पर खींचा गया है, ठीक है, ड्रॉ किया गया है। मान लिया गया है कि ये 20 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरी, ठीक है, ग्लोब पर ड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। ये सब इंसान मानव द्वारा रचित हैं, ठीक है। मित्रों, ये इमेजिनरी लाइन है, ये तो आप जान गए। मित्रों, ये लिखा है उत्तर और दक्षिण। ग्लोब में उत्तर से दक्षिण, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर जो एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं, इन्हें ही देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। इनके अन्य नाम भी हैं, इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस या कहें लंबवत रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर दिख रही हैं आपको, ठीक है, लंबवत दिख रही हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ये आपको जो दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये वर्टिकल लाइन अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये क्षैतिज रेखा है। क्लियर है? एक ग्लोब में आपको देशांतर रेखा दिख रही हैं, और वहीं दूसरे ग्लोब में आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं। दोनों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा, इसलिए इनको अलग अलग यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अन्यथा ये रेखाएं अगर आप उठा के यहाँ पे रख दें तो दोनों रेखाएं अक्षांश और देशांतर एक साथ दिखेंगी, ठीक है। समझाने के लिए इनको मैंने अलग ड्रॉ किया है, ठीक है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता कहाँ है? बात ये है, अक्षांश रेखाओं के बारे में आपने जाना कि पृथ्वी पर या कहें पृथ्वी पर प्रत्येक गोलार्ध पर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो, नदर्न हेमिस्फीयर हो, या साउथ दक्षिणी गोलार्ध हो, या सदर्न हेमिस्फीयर हो, प्रत्येक गोलार्ध पर हमने देखा है पिछली क्लास में कि विभिन्न तापक्रम या कहें तापमंडलों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग तापमंडलों के जो टेम्परेचर रीजन हैं उनके निर्धारण में किया गया है। मैंने बताया था जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र या कहें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जितना भी भाग है ये चला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल जोन में। क्लियर है? यही चीज बताई थी मैंने। वही मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो भाग है यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? समशीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, टेम्परेट जोन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान मित्रों ये 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, और जो ऊपर दिख रही है 66.5 डिग्री ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है, या आर्कटिक रेखा कहलाता है, या आर्कटिक सर्किल कहलाता है। तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य जो भाग है यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंध होता है, या कहें टेम्परेट जोन होता है, और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग मध्यम होता है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसे समशीतोष्ण कहा जाता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कर्क और मकर रेखा के बीच भूभाग पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, यहाँ पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, यहाँ पर विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर प्रमुखतः ग्रीष्म ऋतु होती है या कहें समर सीजन होता है। इसलिए इसे एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस भूभाग पर अफ्रीका महाद्वीप का एरिया सबसे ज्यादा आता है। दूसरे नंबर पर कौन था? दक्षिणी अमेरिका था।
ये चीज़ आपने जानी थी। सबसे ऊपर जाएंगे आप तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के बीच भाग जो है, अर्थात आर्कटिक वृत्त से लेकर आर्कटिक रेखा से लेकर ध्रुवों तक, यह ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, इसके बीच में आप देखेंगे, आप देखे हैं पिछली क्लास में कि शीत कटिबंध पाया गया। क्या पाया गया? शीत कटिबंध, कोल्ड जोन पाया गया था। यहाँ पर बर्फ की लगभग 8 माह चादर बिछी रहती है, ठीक है, और 4 माह लगभग सामान्य गर्मी पाई जाती है, उतनी भी नहीं जितनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने समझाने का प्रयास किया उत्तरी गोलार्ध में, यही घटना दक्षिणी गोलार्ध में हुई थी। तो अक्षांश रेखाओं का ये जो प्रवचन रहा, ये अक्षांश रेखाओं के प्रयोग पर था कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। अब आते हैं देशांतर। तो देशांतर रेखा की खास बात जानिएगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का एक और उपयोग होता है। मान लीजिए यहाँ पे भारत है, तो भारत यहाँ पर है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किस गोलार्ध में है? ये चीज बताती हैं अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर वाले भाग पर, अर्थात यहाँ पर भारत है, इसलिए भारत की स्थिति कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ठीक है, किसी भी देश, किसी भी स्थान की पोजीशन बताने में भी, स्थिति बताने में भी अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चूंकि देशांतर रेखाओं का प्रयोग भी किसी भी स्थान की स्थिति को बताने में किया जाता है, पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता होती है किसी भी स्थान की, किसी भी जो कोई भी प्लेस हो उसकी लोकेशन बताने पर कि किस ग्लोब पर है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से केवल आप इतना बता पाएंगे कि ये किस डिग्री अक्षांश पर है, किस गोलार्ध पर है, किस हेमिस्फीयर पर है, नदर्न हेमिस्फीयर पर है या सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखा जो देशांतर रेखाएं हैं, ये चूंकि ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटती है, अक्षांश रेखाओं की भांति ही देशांतर रेखा भी ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कैसे? इधर वाला भाग पूर्वी देशांतर और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अक्षांश देशांतर का काम होता है। अक्षांश का काम क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर का काम क्या हो गया? बंटवारा कैसे किया इसने? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? तो अक्षांश रेखाओं से भी, देशांतर रेखाओं से भी कहने का मतलब है कि पता चल जाता है किसी भी स्थान की स्थिति का, ठीक है। मान लीजिए अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आपने बताया कि भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे अक्षांशों से यही पता चलेगा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाए दूसरे शब्दों में कि पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में, तब आप बोलेंगे, तब आप अनुसरण करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस का, देशांतर रेखाओं का। तो ये है आपकी ग्रीनविच रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। तो चूंकि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भारत है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध पर भारत आता है, ठीक है। इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जबकि इधर भारत है तो कहा जाता है भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध, ठीक है, पूर्वोत्तर गोलार्ध में भारत आता है, पूर्व और उत्तर में। तो ये बात होती है देशांतर रेखाओं की के प्रयोग की, ठीक है। चलिए, और एक प्रयोग और है कि देशांतर, ये पूछा भी जाता है, प्रधान या मयोत्तर के साथ, प्रधान या मयोत्तर को ग्रीनिच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनिच रेखा, ठीक है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे ही ग्रीनिच रेखा कहते हैं, या प्रधान या मयोत्तर कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, जो आपको ये दिख रही होगी रेड कलर की, ठीक है। तो प्रधान या मयोत्तर के सापेक्ष किसी भी स्थान के स्थानीय समय के निर्धारण में, मान लीजिए भारत है, ये भारत है, तो इस रेखा का अनुसरण किया जाता है, जो 0 डिग्री आपको देशांतर दिख रही है, ठीक है। तो इसी के सापेक्ष किसी भी देश या किसी भी स्थान के समय का अंदाजा लगाया जाता है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है, या कहें स्थानीय समय का, जो लोकल टाइम होता है। जैसे कहते हैं अपन भारत में इतने बजे हैं तो लंदन में इतने बजे होंगे, तो किसी भी स्थान के स्थानीय समय जो लोकल टाइम होता है उसके निर्धारण में देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपने जाना देशांतर के प्रयोग के बारे में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
चलिए मित्रों, अब दूसरी चीज, किसी भी स्थान की स्थिति जैसे मैंने बताया और अच्छे से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये है 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। यहाँ पर इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसे टोंगा द्वीप कहते हैं, टोंगा आइसलैंड, टोंगा द्वीप। और वहीं पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में एक द्वीप है मॉरिशस द्वीप, ठीक है, मॉरिशस आइलैंड या कहें, और इधर हिंद महासागर में टोंगा द्वीप। चूंकि ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, अर्थात 20 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है इन दोनों द्वीपों से होकर पास होती है। क्लियर है? तो इससे खास बात इसमें यह है कि संदर्भ रेखा, देशांतर रेखाओं को, जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है उन्हें संदर्भ रेखा एवं देशांतर याम्योत्तर भी कहा जाता है, ठीक है। देशांतर या रेखा की जगह याम्योत्तर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। याम्योत्तर अर्थात देशांतर, ठीक है। तो देशांतर के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि ये द्वीप किस गोलार्ध में है। मान लीजिए ऐसे मैं ये रेखा खींच दूं, देशांतर रेखा, तो इससे पता चल गया कि ये पूर्वी देशांतर पर आ गई और ये पश्चिमी देशांतर पर चला गया, ठीक है। तो ये स्थानों के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है देशांतर रेखाओं का। चलिए अब आते हैं फैक्ट्स पर। बहुत शानदार तरीके से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी तथ्य। सभी देशांतर, जितने भी आपको ग्लोब में देशांतर रेखाएं दिखेंगी, जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस दिखेंगी, वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, हाफ सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है, कोई एक नहीं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं आपको ग्लोब में दिखेंगी ये अर्धवृत्त का निर्माण करेंगी, ठीक है। आधा गोला आपने देखा होगा, सर्कल या कहीं स्फीयर, उसको बीच से काट दिया जाए, ग्लोब को यदि बीच से काट दिया जाए तो आपको हाफ सर्कल ही दिखेगा, आधा गोला ही दिखेगा, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं भी यही करती हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये मैंने देशांतर खींच दी, अब देखिए ये मैंने आधा भाग हटा दिया, आपको ये हाफ आधा गोला दिख रहा है, अर्धवृत्त, ठीक है, हाफ सर्कल का निर्माण करती हैं। सभी देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं और प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है कौन? प्रत्येक देशांतर, सभी देशांतर। यहां पर आप आए, ये देशांतर का अनुसरण करें, ये जो रेड वाली है ये भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दी, एक ये पोर्शन और एक पोर्शन। इस वाली लाइन को लेंगे तो इसने भी इधर और इधर दो भागों में विभाजित किया, इधर कोई भी एक देशांतर ले लें, मतलब कुल मिलाकर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये एक मैंने देशांतर खींची तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में इसने विभाजित कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इधर से कोई देशांतर रेखा ड्रॉ की, कोई लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ की, तो ये भी दो भागों में विभाजित कर दिया। मतलब हर एक देशांतर रेखा, एवरी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या करती हैं? पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। लेकिन अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा क्या होता है? प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कोई भी देशांतर उठाकर आप देखेंगे इक्वल पार्ट्स में इसने पृथ्वी को विभाजित कर रखा है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा नहीं होता। अक्षांश रेखाओं में केवल एक ही अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कहें विषुवत वृत्त, या कहें विषुवत रेखा, या कहें इक्वेटर, या कहें लार्ज सर्कल, या कहें वृहत वृत्त। यही एक रेखा है केवल अक्षांशों में। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं 181 रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में केवल एक ही अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइंस कौन है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये देखिए बराबर भागों में। बाकी जो भी आप अक्षांश रेखाएं देखेंगे वो या तो छोटी होती जाती हैं, ठीक है। यहां पर सेंटर में जो अक्षांश रेखा आपको 0 डिग्री दिख रही है, यही एकमात्र रेखा, अक्षांश रेखा, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। तभी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर पर विभाजित हो पाता है, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं बराबर भागों में विभाजित करती हैं। कहने का मतलब इतना ही था, ठीक है। चलिए मित्रों, दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी, दो देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पाई जाती है? मतलब जो मान लीजिए दो देशांतर रेखाएं हैं, 2 लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है?
भूमध्य रेखा पर या कहीं विषुवत रेखा पर या कहीं इक्वेटर पर, ठीक है, देख पाएंगे आप, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो देखिए ये दो देशांतर रेखाएं हैं, आपको दिख रही होंगी दो देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी आपको कहां पर दिख रही है सबसे ज्यादा? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर दिख रही है ना। बाकी यहां पे देखिए थोड़ा दूर हटिए इक्वेटर से, ऊपर जाइए, देखिए दूरी घटती जाती है, यहां भी दूरी कमती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन विषुवत रेखा पर जैसे पहुंचेंगे तो दूरी सर्वाधिक होती है। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, तो दूरी, अब जब विषुवत रेखा पर दूरी सर्वाधिक हो गई, ठीक है, लेकिन जब नीचे जाते जाएंगे तो दूरी घटती जाती है, ठीक है, डिस्टेंस मिनिमाइज होती जाती है। कहने का मतलब ये है, तो दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर। कहां पर? इक्वेटर पर। चलिए, अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, 0। देखिए यहां पर आपको दो देशांतरों के बीच की दूरी का पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि ध्रुवों में देशांतर रेखा एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, ये देखिए। तो यहां पर एक भी डिस्टेंस का पता आपको नहीं लगेगा, मतलब 0 हो जाती है, डिस्टेंस 0 हो जाती है। सभी देशांतर रेखाएं या तो उत्तरी ध्रुव पर जाकर मिल रही हैं या तो दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल रही हैं, ठीक है। यानी ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड लाइंस की, वो पोल पर 0 होती है, शून्य होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, ठीक है। अच्छा मित्रों, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर नॉर्थ या साउथ की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इक्वेटर के उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर, नॉर्थ की ओर जाए या साउथ की ओर जाए, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव आपको दिख रहा है? दो देशांतरों के बीच की दूरी पर प्रभाव स्पष्ट है, दूरी कमती जाती है, दूरी घटती जाती है। देखिए इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ध्रुवों, इक्वेटर से, विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, या कहें उत्तर की ओर जाने पर, या कहें दक्षिण की ओर जाने पर, या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। ऊपर की ओर जाइए, देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती गई। लेकिन आपसे ये बोला जाए कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ये डायरेक्शन में दो देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? दूरी बढ़ती जाती है। जब ऊपर से आप आएंगे तो देख पा रहे होंगे दूरी बढ़ती जा रही है, और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी हो गई दो देशांतर के बीच की। लेकिन जब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर इतनी घट जाती है कि शून्य हो जाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर शून्य हो गई, दो देशांतरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं आकर। कहाँ पर? 90 डिग्री पर, चाहे 90 डिग्री नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक है, वहां पर क्या हो जाती है? बिंदु के रूप में हो जाती है। तो जो डिस्टेंस होती है तो दो देशांतरों के बीच की, वो 0 हो जाती है। मित्रों अगली बात जो है ये है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, पोल की ओर जाने पर, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर डिस्टेंस जो होती है दो देशांतरों के बीच में, टू लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में, वो क्या होती है? घटती जाती है, और ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आने पर बढ़ती जाती है। केवल इतना अंतर है। ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 होती है, शून्य होती है। क्लियर है? आइए मित्रों, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जितनी भी आपको देशांतर रेखा दिखेंगी टोटल 360 होती हैं ग्लोब पर। पूरे ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, वो 360 डिग्री हैं, 360 डिग्री हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं को डिग्री से दिखाया जाता है, अंश से दिखाया जाता है, क्योंकि ये कोणीय दूरी का निर्माण करती हैं। क्या? जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसका निर्माण करती हैं। कि किसी दिन मैं बताऊंगा कि एंगुलर डिस्टेंस होता कैसे है, ठीक है। उसके लिए एक स्पेसिफिक बनाया जाएगा लेक्चर, लेकिन अभी उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है उसकी।
ठीक है, तो इसलिए उसे डिग्री से, अंश से दिखाया जाता है। मित्रों, मैंने बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। आप देखिए, लंबाई की मैं बात कर रहा हूं, यहां से चलेंगे आप, यदि मान लीजिए नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, मान लेते हैं 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप देख रहे हैं यहां से हर एक देशांतर रेखा को उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक आना पड़ेगा। यानी लंबाई तय, जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 200 मीटर तय करनी पड़ेगी, है कि नहीं। यदि मान लीजिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डिस्टेंस 200 मीटर है, तो प्रत्येक देशांतर को 200 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, और कर भी रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं, टोटल 360, सभी की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है, लेकिन दूरी असमान होती है, अनइक्वल। ठीक है, दूरी इक्वल नहीं होती, डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। क्यों? मैं अभी जस्ट पहले यही बताया हूं। देखिए, इक्वेटर पर दूरी क्या है, सबसे ज्यादा है। थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा दूरी कम हो गई, दो देशांतरों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई, मिनिमाइज हो गई। थोड़ा और ऊपर जाएंगे नॉर्थ की ओर, कम हो गई। या साउथ की ओर आए या नॉर्थ की ओर, कहीं भी जाएं, हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो नॉर्थ की ओर जाएंगे तो थोड़ा और कम हो गई। पोल तक पहुंचते पहुंचते पोल में 0 हो जाती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, या सभी देशांतर रेखाओं की दूरी असमान होती है, अनइक्वल होती है, या कहीं इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती है, लेकिन उनकी लंबाई समान होती है, क्योंकि उन्हें नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है ट्रेवल करना होगा, इतनी लंबाई उनको तय करनी पड़ेगी। इसलिए इनकी सभी की लंबाई इक्वल होती है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। अब थोड़ा अक्षांश पे आइए, इनकी जो है लंबाई इक्वल नहीं होती, बल्कि डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब समझे आप? देखिए यहां पे यही चीज लिखा है मैंने, अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है, बट लंबाई अलग होती है या असमान होती है। आइए यहाँ पे देखिए, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या है, असमान है। यहाँ पर इक्वेटर सबसे लंबी लाइन दिख रही है, नॉर्थ की ओर जाएं 1 डिग्री थोड़ा छोटी हो गई, और छोटी हो गई 23.5 डिग्री। यदि मान लीजिए इक्वेटर इतना था, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इतनी लाइन हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिंदु के रूप में हो गई। ये देखिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की दूरी लंबाई क्या है, असमान है, अलग अलग है। ठीक है, इनकी लेंथ, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो यहां पर 0 हो गई, बिंदु के रूप में हो गई। क्लियर है? चलिए, यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दूरी समान होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होती है, याद रखिए। ठीक है, यहां पर दूरी जो होती है इक्वल होती है, यहां पर देशांतरों के संबंध में लंबाई इक्वल होती है। ये चीज रख लीजिए, देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या कहीं समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। देशांतर रेखाओं की दूरी असमान होती है, अनइक्वल होती है, बराबर नहीं होती, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी बराबर होती है। क्लियर है? चलिए, जो नेक्स्ट फैक्ट था, जो देशांतर रेखाएं होती हैं मित्रों, लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये विषुवत वृत्त को समकोण पर काटती हैं। जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, ये आपको देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइंस, या कहें लंबवत रेखाएं, या कहें ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री लैटिट्यूड को, या कहें भूमध्य रेखा को कहां पर काटती है, समकोण पर काटती हैं। ठीक है, ये इक्वेटर को समकोण पर काटती हैं। देखिए, ये सभी इक्वेटर को समकोण पर 90 डिग्री एंगल पर, या कहें एट राइट एंगल पर काटती हैं।
ये हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रत्येक देशांतर रेखा, एवरी लॉन्गिट्यूड लाइंस, क्या होता है इसके बारे में कि इक्वेटर जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या कहे भूमध्य रेखा, इसको सभी देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हैं, राइट एंगल पर काटती हैं, या कहें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। क्लियर है? ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप देख लिए होंगे, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए, दो याम्योत्तरों के बीच की दूरी, या कहें दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, या कहें दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी, वर्टिकल लाइंस के बीच के डिस्टेंस, या कहें द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती है? वो होती है 111.32 किलोमीटर। आप मोस्टली 111.3 तक याद करिए, 111.3 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी। यहां पर देखिए, ये एक देशांतर रेखा है, मान लेते हैं 0 डिग्री, ये एक देशांतर रेखा है, मान लेते हैं 1 डिग्री। तो इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी याद रखिए कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस, वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। जबकि देशांतरों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस, 111.32 किलोमीटर, ठीक है, 111.32 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, या कहें दो अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को जोन कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी को, या कहें दो देशांतरों के बीच स्थित क्षेत्र को, मान लेते हैं इसे, ये दो देशांतर मैंने उठा ली, ठीक है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच स्थित क्षेत्र को, रीजन को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और दो अक्षांशों के बीच स्थित जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, जो भाग होता है, उसे जोन कहा जाता है, या कहीं कटिबंध कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक अन्य बात है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को 4 डिग्री से भी दिखाया जाता है, 4 डिग्री, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हम ये कह सकते हैं कि 111.32 किलोमीटर होती है, या कहें दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे होती है, या कहें दो देशांतरों के बीच की दूरी 4 डिग्री होती है, ठीक है। तो 0 मान लेते हैं, दो देशांतर रेखा हमने उठा ली 0 डिग्री और 1 डिग्री, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 111.32 किलोमीटर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है 1 डिग्री भी होती है, 1 डिग्री भी होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो 4 मिनट भी होती है, ठीक है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लगता है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 4 मिनट, यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 डिग्री ही होगी। यदि मैं बोलता हूं ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का ही अंतर हुआ ना, कितनी दूरी हो गई? 1 डिग्री, ठीक है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी 1 डिग्री, और 1 डिग्री में आप 1 डिग्री को इक्वल कर सकते हैं 4 मिनट के, 4 मिनट के। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में, अर्थात 1 डिग्री डिस्टेंस आपको तय करने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 4 मिनट, और ये 4 मिनट इक्वल हो जाएगा अब 111.32 किलोमीटर, मतलब 4 मिनट में 11.32 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है ये चीज?
मतलब पृथ्वी जो है एक देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट में तय करती है, 4 मिनट में। और कितने किलोमीटर करती है? 111.32 किलोमीटर। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेती है? तो आप बोलेंगे 4 मिनट का। पृथ्वी 1 मिनट में कितना किलोमीटर घूम जाती है? तो आप बोलेंगे 111.32 किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी 111.32 किलोमीटर चलने के लिए कितने डिग्री घूमेगी? तो आप बोलेंगे 1 डिग्री। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी 111.32 किलोमीटर घूमने के लिए या चलने के लिए कितना समय लेगी? तो आप बोलेंगे 4 मिनट। किसी भी प्रकार से प्रश्न उठाया जा सकता है। यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप प्रश्न को उत्तर दे पाने में समर्थ रहेंगे। चलिए, ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी इतनी होती है, इक्वेटर पर सर्वाधिक होती है जैसा कि मैंने बताया, और ध्रुवों पर 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो सभी पोल्स पर आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आइए, ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी? ग्लोब पर मैंने कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बताई थी? देखिए, अक्षांश के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये हो गई एक अकेली लाइन इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्लियर है? तो 1 डिग्री स्वयं हो गई कौन? अक्षांश रेखा, प्लस यहां से शुरू हुआ कार्यक्रम और कहां तक गया? 90 तक, यानी 1 से लेकर 90 तक। उत्तरी गोलार्ध पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं आपको दिखेंगी? 90 अक्षांश रेखाएं, 1 से लेकर 90 तक। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, उत्तरी गोलार्ध पर 90। उसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर पर या कहें दक्षिणी गोलार्ध पर भी 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। 1 से लेकर यहां पर 1 होगा, ये 1 होगा, ये लाइन, ठीक है। 1 से लेके 90 इधर और 1 से लेके 90 इधर, तो इधर भी 90। तो टोटल अक्षांश रेखाएं 181, ठीक है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। लेकिन मैं देशांतर की बात करता हूं, GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, तो उसे क्या कहा गया है? मान लिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसी प्रकार मानना भी पड़ेगा ना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है, ठीक है। तो जो देशांतर रेखा लंदन पर एक स्थान है ग्रीनिच वेधशाला, तो जो अक्षांश रेखा लंदन के ग्रीनिच वेधशाला से पास होती है या कहीं गुजरती है उसे क्या माना गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस, क्लियर है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस के जितनी के पूर्व में, ईस्ट में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी इधर साइड, वो सभी क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं, या कहें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पूर्वी गोलार्ध पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी सभी पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाएंगी। सिमिलरली 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है या कहें ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है, उसके वेस्ट में ये वेस्ट वाला भाग, ये जो भाग है मित्रों, ये कहलाएगा अब क्या? पश्चिमी गोलार्ध या कहें वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो मित्रों इधर वाला ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और मैं इधर बोलूं कि ग्रीनविच रेखा के या कहें 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व वाला भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध या कहें ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये पूरा भाग, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये लाइन के इधर वाला भाग ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध होगा। पूर्वी गोलार्ध पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी सभी क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखा या कहें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस। जबकि 0 डिग्री के पश्चिम वाला भाग अब क्या कहलाया जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और पश्चिमी गोलार्ध पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाएंगी, क्लियर है। चलिए
तो मित्रों बात ये थी, प्रश्न ये था कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो याद रखिए, तो मित्रों पूर्वी गोलार्ध पर या कहें ईस्टर्न गोलार्ध पर, हेमिस्फीयर पर, और इधर पश्चिमी हेमिस्फीयर पर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है पश्चिमी गोलार्ध, इधर 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध पर होंगी। पूर्वी जो गोलार्ध है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर टोटल 180 देशांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, 180 लॉन्गिट्यूड लाइंस किधर होंगी, पूर्वी गोलार्ध पर, और 180 इधर भी। तो टोटल कितनी हो गई, 360। तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, डिग्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, देशांतर रेखाओं को डिनोट किससे किया जाता है, अंश से, डिग्री से। क्योंकि देशांतर रेखाएं कोणीय दूरी को व्यक्त करती हैं, जो एंगुलर डिस्टेंस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं पृथ्वी पर। तो इसीलिए पृथ्वी का कहा जाता है मित्रों कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ऐसे जी नहीं, पृथ्वी ऐसे घूमती है। ठीक है, और ऐसे कौन दिख रहा है आपको, देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी ने यहां से घूमना प्रारंभ किया, 1 डिग्री चली, या कहें 4 मिनट चली, या कहें 111.32 किलोमीटर चली, फिर अगले देशांतर पर इतना ही, फिर अगला देशांतर, ऐसे करते 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 180 डिग्री तक पहुंची। ये पूरा कवर कर लिया इधर पश्चिमी गोलार्ध। अब आ गई पूर्वी गोलार्ध पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, इधर भी 180 देशांतर रेखाएं चली। ठीक है, 181, 182, 183, 184, 200, 250, 300, 350 और 351, 358 और 359 और ये 360। तो टोटल 360 डिग्री घूमती है, इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है। अर्थात 360 देशांतर रेखाओं को क्या करती है पृथ्वी, पार करती है, या 360 देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइंस घूमती है पृथ्वी। ठीक है, ये बात हो गई कि नहीं हो गई। चलिए, इसी के आधार पर जो मैं बताया हूं आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और 4 मिनट बराबर होता है 111.32 किलोमीटर। जब आप आगे सॉल्व करेंगे प्रश्न कि यदि भारत के सुबह 6 बजे हैं तो लंदन में रात के कितने बजे होंगे, तो अब यहां पर इन तीनों का काम होगा जो मैंने बताया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और ये भी इक्वल होता है 111.32 किलोमीटर के। तो वहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया है। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो ये रहा देशांतर रेखाओं के बारे में, आपने थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा क्या बहुत कुछ जान लिया आपने, और इससे अधिक जानने की जिज्ञासा मत रखिएगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर पर, अगले पार्ट पर जीएमटी के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, जो प्रधान मध्याह्न समय रेखा है, उसकी बात करूंगा, या कहें ग्रीनविच रेखा की बात करूंगा। दूसरा है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसका भी अनुसरण करेंगे। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, उसकी भी बात करूंगा, जो कि 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, उसकी भी बात करूंगा, अगले लेक्चर पर होगा। बताइए कमेंट करके देशांतर रेखाओं के बारे में आपने अच्छे से समझा या नहीं। यदि समझा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।